आप डेवलपर हैं, जरूर आपने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स तो बनाए होंगे। क्या आप अपना गिटहब आईडी मुझसे शेयर करेंगे? ये सवाल आपको हमेशा होगा जब भी आप एज अ डेवलपर किसी से इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे डेवलपर से, या कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं। तो आज हम ये गिटहब आईडी के बारे में जानते हैं। गिटहब आईडी एक्चुअली गिटहब का एक प्लेटफॉर्म है जो मेरा यहाँ पर बना हुआ है। मैं अपने प्लेटफॉर्म की अगर बात करूँ तो इसका लिंक आता है github.com/अमीन आलम। तो जो भी अगर मुझसे मेरी प्रोग्रेस पूछता है, मेरा काम पूछता है, मेरी गिटहब आईडी मांगता है, तो हमेशा मैं उसको बताता हूँ मेरी गिटहब आईडी है अमीन माइनस आलम। और वो आकर इसमें मेरी अचीवमेंट देख सकता है, मेरे प्रोफाइल देख सकता है, साथ साथ ये देख सकता है मैं कब से वर्किंग कर रहा हूँ। और इसके अलावा मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर वो देख सकता है, अगर मैं उसको स्पेसिफिक बता दूं मेरे ये प्रोजेक्ट रखे हैं। तो डेवलपर की मार्केट में बहुत ज़रूरी है आपकी गिटहब आईडी होना। इसके बगैर एक डेवलपर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये शो करना कि मेरी क्या स्किल्स है, मेरा क्या पोटेंशियल है। तो इवन आप अगर मेरे से भी बात कर रहे हैं तो मेरी प्रोफाइल देख के आप पता लगाएंगे, अच्छा ये प्रोफाइल है तो ये तो लेवल होगा इस प्रोफाइल का, क्योंकि इस पर इतना सारा काम रखा हुआ है। तो आप लोगों की भी ये ट्रैकिंग होना ज़रूरी है। तो जितने भी लोग हैं डेवलपर मार्केट में, उनकी गिटहब आईडी होना बहुत ज़रूरी है। आपने सबसे पहले जाना है github.com के इस प्लेटफॉर्म पे। गिटहब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं गूगल पे गिटहब। जैसे ही आप लिख के एंटर करेंगे तो पहला लिंक ही आपके पास github.com का आएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, ओपन सोर्स प्रोडक्ट अवेलेबल है। फ्री अकाउंट बनता है, कोई पैसे नहीं देने पड़ते। यहाँ पर आके आप अपना अकाउंट साइन अप करेंगे। अकाउंट साइन अप करते हुए जो भी स्टेप्स होते हैं आपके पास, वो क्या स्टेप्स होते हैं कि आपने अपना एक यूजर नेम लगाना है। जैसे मैं साइन अप पे आ गया हूँ। एक आपने अपना वेलकम टू गिटहब लेट्स बिगिन एडवेंचर, आपने अपना एक ईमेल लगाना है। ईमेल के बाद यूजर नेम, उसके बाद पासवर्ड और बाकी डिटेल्स शेयर करनी है। एक डिस्क्रिप्शन लगानी है, एक प्रोफाइल इमेज लगानी है, जो हमारे नॉर्मल एक अकाउंट साइन अप करते हुए चीज़ें होती हैं। सपोज करें मैंने यहाँ पर कोई भी अपना ईमेल लिख दिया, अपना एक पासवर्ड लिख दिया, और ये सारा प्रोसेस मैं आगे कर लूंगा। मेरे पास अकाउंट पहले से बना हुआ है, और इस अकाउंट पे बने हुए पे मैंने कोशिश करी हर चीज़ प्रोफेशनल रखी है, क्योंकि मार्केट मुझे प्रोफेशनल जब देखेगी जब तो मुझे अच्छा समझेगी। ताकि वो मुझे सोफेस्टिकेटेड समझे और पंक्चुअल समझे, और उसको पता हो कि अगर हम इसको काम देंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट पर्सन है। तो गिटहब.com पर आकर मैंने अपनी प्रोफाइल बनाते हुए अपना रेलेवेंट नाम लिखा अमीन आलम है। ये मैंने कोई और जहाँ पे सूडो यूज़ नहीं करा है। पिक्चर अपनी मैंने प्रोफेशनल लगाई है, डिस्क्रिप्शन मैंने प्रोफेशनल लिखी है, हर डिटेल को मैंने प्रोफेशनल करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी है। इवन मैंने अपने यहाँ पर लेंडिंग अकाउंट भी मेंशन कर दिया कि ये मेरा लेंडिंग अकाउंट है। और इन केस कोई आके मेरा लेंडिंग देखना चाहता है तो उसके बाद ये भी ऑप्शन होगा कि वो जाकर मेरा लेंडिंग अकाउंट ओपन करके और एक्सप्लोर कर लेंगे मेरी क्या प्रोफाइल है, मैं इस वक्त कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें यहाँ पर इजीली वो देख सकता है। तो ये आप लोगों के लिए दो प्रोफाइल बड़ी ज़रूरी होती है, एक लिंक्डइन की प्रोफाइल, एक गिटहब की प्रोफाइल। इसके बगैर ये समझ लें मार्केट में बहुत मुश्किल हो जाता है। गिटहब.com पे जब आप प्रोफाइल बना लेंगे, अब आप इस पर मजीद क्या कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, कैसे हो सकता है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी। पहली चीज़ है आप यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसका मतलब जो भी आप कोडिंग करते हैं अपनी, फॉर सपोज करें आपने अपना कोड करा है, गो लैंग के अंदर आपने कोड करा है, टेमिनोस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक जावा सर्विस आपने बनानी है, किसी टीम वर्क में आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम है, आपके पास लोग हैं, जो भी सिनेरियो हो, पहला काम हमेशा यही होता है गिटहब पर आकर आपने एक रेपो बनानी है। ये वन टाइम प्रोसेस होता है, बार बार करने की जरूरत नहीं होती। अगर टीम में 10 मेंबर हैं तो कोई एक गिटहब आईडी बना लेता है। तो यहाँ पर मैंने गिटहब पे आया हूँ। आते ही मुझे ऊपर एक प्लस का बटन मिला है। प्लस के बटन पे जाकर मैं न्यू रेपो क्रिएट कर सकता हूँ। न्यू रिपोजिटरी में हम गए तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर रिपोजिटरी बना रहा हूँ। रिपोजिटरी का कोई ना कोई नाम लिखना है, नाम वही लिखना है जो प्रोजेक्ट का नाम है, हमेशा रेलेवेंट चलना है। तो मेरे पास यहाँ पे न्यूरॉन का प्रोजेक्ट है, न्यूरॉन एपीआई, न्यूरॉन एपीआई डब्ल्यू। और या मैं इसका नाम प्रॉपर फुल न्यूरॉन जो नाम होता है उसके हिसाब से दे देता हूँ, न्यूरॉन एपीआई डेवलपर। और यहाँ पर मैं उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूँ ताकि मैं फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी भी होगी तो आसानी हो जाएगी। बिल्डिंग न्यूरॉन एपीआई विद पॉपुलर माइक्रो सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म। ये डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी नहीं थी, ये एक ऑप्शन है, याद रखें। जहां पर भी ये ऑप्शनल का बटा आया था, मतलब लिखिए ना लिखिए मर्जी है। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन था पब्लिक एंड प्राइवेट का। पब्लिक मतलब जो भी मैं चीज क्रिएट कर रहा हूँ ओवर द इंटरनेट कोई भी इसको आके देख सकता है विदाउट एनी एक्सेस। प्राइवेट मतलब कि ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसको मैं सिर्फ शेयर करूंगा पर्सनली, सिर्फ वही देख सकता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विद रीडमी। रीडमी मतलब अगर कोई मेरी रेपो बायोस के बारे में जानना चाहे तो मैं इसमें एक रीडमी लगा दूंगा, मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन सारी इसमें लिख दूंगा ताकि आने वाला इसको पढ़ सके कि रेपो में रखा हुआ क्या है और इसको चलाना कैसे।
तो ये रीडमी में मैंने चेक लगा दिया। फिर गिट इग्नोर एक होती है, इसको हम देखेंगे। लाइसेंस होता है हमारे पास नॉर्मली जो MIT लाइसेंस हमें चूज करना होता है। MIT लाइसेंस मैंने चूज कर लिया है और ये सारा काम मेरा हो गया है सक्सेसफुली। इसके बाद MIT मतलब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का लाइसेंस होता है, जिसमें प्रॉपर्टी जो आप लगा रहे हैं पब्लिक पे वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, उसको चला सकता है, यूज कर सकता है, उसकी कॉपी बना सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट रिपोजिटरी कर लिया। बड़ा सिंपल प्रोसेस था, इसको साथ करते हुए एक रेपो बना लिए। अब ये रेपो मेरे लिए क्या हैसियत रखती है, ये एक क्लाउड की हैसियत रखती है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर अपना कोड जो भी रखूंगा वो कोई भी आके देख सकता है, मैं शेयर कर सकता हूँ। और अगर मेरी टीम में एक से ज्यादा लोग हैं तो सब लोग इसको एक्सेस करते हुए इस पर काम कर सकते हैं, सब लोग काम करेंगे और इसके ऊपर अपना कोड रखेंगे। गिटहब पे जो फॉलो होता है मैकेनिज्म, वो ब्रांच मैकेनिज्म फॉलो होता है। मतलब बाय डिफॉल्ट इसमें मेन ब्रांच होती है। इसके बारे में अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि मेन ब्रांच होती क्या है। अभी हमने बस ये समझ लिया कि ब्रांच मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो होता है, ये मेन ब्रांच यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा वो होगा कि ये जो क्लाउड के ऊपर रखा हुआ प्रोजेक्ट है, मतलब जो गिटहब पे रखा हुआ प्रोजेक्ट है, इसको अपने लोकल सिस्टम में लाना है। लोकल सिस्टम में लाने के लिए हम पोर्ट पे जाते हैं। तीन ऑप्शन हमारे पास होते हैं, एक होता है लिंक का, HTTP का, दूसरा होता है SSH का, तीसरा होता है गिटहब CLI का। इन तीनों ऑप्शन के अलावा भी एक ऑप्शन होता है डाउनलोड जिप का, कि आप डायरेक्ट जिप डाउनलोड करें और उसको चलाएं, एक्सेस करें और जो भी है प्रोसेस देख लें। इससे भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो एक न्यू बिगनर के लिए या जो गिटहब को ज़्यादा फैमिलियर नहीं है या गिट से फैमिलियर नहीं है उसके लिए, वो है ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको गिटहब डेस्कटॉप पे ओपन कर देगा इस तरीके से। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और इसने मुझे ऑप्शन दिया ओपन गिटहब डेस्कटॉप का, और देन इसने देखें गिटहब डेस्कटॉप की विंडो ओपन कर देगा। अब मेरे केस में तो इसने गिटहब डेस्कटॉप की विंडो ओपन कर दी, लेकिन आपके केस में कुछ प्रीरिक्विजिट्स स्टेप्स रिक्वायर्ड है। वो क्या है? आपने ये तीन टूल इंस्टॉल करना लाजमी है। पहला टूल आपने जाना है गूगल पे, डाउनलोड करना है गिट। दूसरा टूल आपने जाना है गूगल पे, डाउनलोड करना है गिटहब डेस्कटॉप। अगर आप विंडो यूज कर रहे हैं तो दोनों प्लेटफॉर्म फॉर विंडोज के होंगे। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो दोनों प्लेटफॉर्म फॉर मैक होंगे। इसी तरीके से आपने करना है VS कोड फॉर विंडोज। जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उस हिसाब से आप VS कोड। तो देखा जाता है तीन चीजें इंस्टॉल होंगी, गिट, गिटहब एंड VS कोड। होती कैसे हैं? गूगल पे जाते हैं, डाउनलोड गिट लिखते हैं। जैसे डाउनलोड गिट लिखते हैं पहले लिंक आता है डाउनलोड गिट का, ये ऑप्शन है डाउनलोड फॉर विंडो का, इस पर क्लिक करते हैं, एक एक्जी फाइल डाउनलोड हो जाती है। जब एक्जी फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी तो यहाँ पे देखें डाउनलोड फॉर विंडो 64 बिट 32 बिट, मेरे केस में 64 बिट की मेरा प्रोसेसर है। ये मैंने क्लिक करा और ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया। ये पता कैसे चलता है कि मैं 64 बिट हूँ या 32 बिट हूँ? तो यहाँ पर मैं विंडो का बार ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टम इन्फॉर्मेशन। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाते हैं और यहाँ पे हम अपना प्रोसेसर का आर्किटेक्चर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर मुझे मिल जाता है मेरा प्रोसेसर का आर्किटेक्चर X64 बेस PC, मेरा सिस्टम टाइप। तो यहाँ से मुझे पता लगता है कि मैं X64 हूँ। अगर ये X86 X32 आ रहा होता है तो मैं 32 पे जाऊंगा, अगर ये X64 जा रहा हो रहा होता है तो मैं X64 पे जाऊंगा। मोस्टली बाय डिफॉल्ट लोगों के पास X64 ही होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे X64 डाउनलोड करा। वंस इज डाउनलोड तो देखेंगे एक एक्जी फाइल है, मतलब एक्जी फाइल का मतलब इसके जो आखिर में डॉट करके एक्सटेंशन है ना, हमेशा हम उसको पढ़ते हैं। तो ये एक्जी फाइल है। एक्जी फाइल का मतलब होता है आप इस पर डबल क्लिक करें, ये एग्जीक्यूट होगी, ओपन हो जाएगी, फिर उसमें आप नेक्स्ट नेक्स्ट ओके ओके जो भी प्रोसेस इंस्टॉलेशन का डिफॉल्ट होता है वो आप कर लेंगे। इंस्टॉलेशन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपने जैसे इस पर डबल क्लिक करना है इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने पहले किसी भी प्रोग्राम की इंस्टॉलेशन करी है, जैसे गेम को इंस्टॉल करा है, कोई और चीज़ के अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करी, तो आपको इंस्टॉलेशन बड़ी अच्छी आती होगी। नहीं भी आती तो उसको अलग से गूगल करना है, सॉल्यूशन का बड़ा बेसिक स्टेप है, वो सीख लेना। जब आपके पास गिट डाउनलोड हो जाता है तो गिट को आप किस तरीके से मेक श्योर करते हैं कि गिट डाउनलोड हो गया? आप यहाँ पर CMD ओपन करते हैं। CMD मेरे पास कहीं किसी भी सोर्स पर CMD ओपन कर लें, मतलब उसका कोई बैरियर नहीं है। यहाँ पे आप लिखते हैं गिट स्पेस -B। अगर ये वर्जन बता रहा है तो उसका मतलब ये डाउनलोड है, अगर ये वर्जन नहीं बता रहा तो उसका मतलब डाउनलोड नहीं। मेक श्योर करें CMD अगर आपके पास पहले से ओपन था तो उसको बंद करके दोबारा खोल लेना ताकि ये रीलोड हो जाए। मेरे पास गिट डाउनलोड है तो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद जो बड़े इंपॉर्टेंट कमांड है वो आपने यहाँ पे टाइप करनी है, गिट कॉन्फिग --ग्लोबल यूजर डॉट नेम स्पेस कोटेशन। तो इसके अंदर आपने यूजर नेम लिखना है। यूजर नेम कौन सा वाला लिखना है? जो आपने गिटहब पर अकाउंट क्रिएट करते वक्त यूजर नेम बनाया था, जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था। मैं दोबारा दिखा दूँ, मैं यहाँ पे गिटहब पे गया, गिटहब पे देखें ये मेरा यूजर नेम है अमीन -आलम, ऊपर ही नजर आ रहा है। इसके अलावा इसको URL से भी ढूंढ सकते हैं, github.com/अमीन आलम आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा यूजर नेम। तो यहाँ पर देखें ये अमीन -आलम का मेरे पास यूजर नेम आ गया है। ये बताना बड़ा जरूरी होता है गिट को, क्योंकि गिट को नहीं पता ना हमारी डिटेल्स, हाँ वो तो लोकल पर है।
ये हमने इंटर कर दिया। इसी तरीके से आपने ये कमांड एक और बार लिखनी है, इस बार ईमेल बताना है, ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, और आपने कोटेशन लगा के ईमेल बतानी। सपोज करें मेरा ईमेल है amin@, पेनावर्सिटी या डॉपलेट का मैं लगा देता हूँ, penaversity.org। सपोज करें ये मेरा ईमेल है, कोई और सा मेरा ईमेल है, कुछ भी हो सकता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी मैं अपना करेक्ट ईमेल नहीं लिखना, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो ईमेल में पब्लिक करना नहीं चाहता मैं। वो आप लिख के इसको एंटर कर देंगे और ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आपका यूजर नेम और आपका ईमेल दोनों यहाँ पर सेट हो गए। ये बड़ा जरूरी है कि करेक्ट ईमेल लिखना, करेक्ट यूजर नेम लिखना। तो गिट वाला काम आपका हो गया। अब हम वापस जाते हैं नोटपैड पे। क्या करना था हमें, गिट डाउनलोड करना, तो डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, कॉन्फ़िग सेट कर लिए। दूसरा काम है गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड करना। अब हम गूगल पे जाते हैं, वापस से हम लिखते हैं डाउनलोड गिटहब डेस्कटॉप। जैसे आप गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड करेंगे का लिंक यहाँ पे टाइप करेंगे, पहला लिंक आएगा यहाँ पर, डाउनलोड फॉर विंडोज 64 बिट डिफॉल्ट पे आ रहा है। ये मैंने क्लिक करना है, एक्जी फाइल आएगी, इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो करना है। या हो सकता है ये प्लगइन पे ले हो, डायरेक्ट डाउनलोड होकर ओपन हो जाए। सही, ये आपने कर लिया। इसके बाद जब गिटहब डेस्कटॉप आपके पास पहली बार में डाउनलोड हो जाता है, तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं बंद कर रहा हूँ, दोबारा खोलूंगा। ये देखें तो ये इस तरीके का नजर आता है, ऐसा नजर आता है। डाउनलोड हो गया, ऐसा नजर आ रहा है। इसे डबल क्लिक करके ओपन करा। फर्स्ट टाइम पे क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम पे आप गिटहब डेस्कटॉप ओपन करेंगे। पहली बार में ये आपको ऑप्शन देगा, ये कहेगा आपको कि आप अपना अकाउंट लॉग इन कर लें। इसका मतलब जो आपने अपना github.com पे अभी थोड़ी देर पहले ये अकाउंट बनाया है, ये वाला, ये कहेगा इसको यहाँ पे लॉग इन करें, क्योंकि इसको नहीं पता आपका अकाउंट कौन सा है, कहाँ है, क्या है, इसको पासवर्ड भी नहीं पता। तो आप यहाँ पे इसको लॉग इन करेंगे, यूजर नेम बताएंगे, पासवर्ड बताएंगे। इन केस आपको लॉग इन का ऑप्शन नहीं मिलता, तो वो ढूंढने के लिए, वैसे तो ऊपर ही आ रहा होता है वो, नहीं इन केस नहीं मिला आपको, तो वो ढूंढने का क्या होता है, मेरे पास पता नहीं क्यों ये चीज़ें ओपन है, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। और ये मैं एक्स्ट्रा है, इसको आप इग्नोर करें, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। सिर्फ मैं इसलिए बंद कर रहा हूँ ताकि कोई भी ये परेशान ना हो कि मेरी स्क्रीन पे एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों आ रही हैं। बिल्कुल मेरी ब्लैंक स्क्रीन होनी चाहिए। अब देखें मेरी ब्लैंक स्क्रीन है, आपके पास भी इसी तरह की स्क्रीन आ रही होगी। अब क्योंकि ये मेरे पास पहले से लॉगिन है, तो इसने ये सारी रेपोजिटरी और चीज़ें दिखा रहा है, और आपने आके पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करना है, अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता तो बड़ा आसान है ऑप्शन ढूंढना। फाइल में जाए, फाइल में जाने के बाद ऑप्शंस में जाए, ऑप्शन में जाने के बाद अकाउंट्स बाय डिफॉल्ट होता है, और यहाँ पे देखें मेरा अकाउंट साइन आउट में कर सकता हूँ, साइन इन कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप अपना अकाउंट लाजमी लॉगिन कर लें, ताकि वो आपके गिटहब के साथ कनेक्ट हो जाए। एक बार लॉगिन हो गया, आपका काम हो गया। अब इसको बंद कर देते हैं। अब हम वापस जाते हैं उसी रेपो पे जो थोड़ी देर पहले बनाई थी, और वापस वहीं से रेज्यूम करते हैं जहाँ पर हम ब्रेक रुके थे थोड़ी देर के लिए, ये मालूम करने के लिए कि हमें और क्या क्या इंस्टॉल करना है। एक चीज़ रह गई है डाउनलोड करना, वो है VS कोड। आपने एक और काम करना है, गूगल पे जाना है और जाके लिखना है डाउनलोड VS कोड। ये जैसे ही आप लिखेंगे, पहला लिंक आएगा डाउनलोड VS कोड का। इस पर आप जाएंगे, डाउनलोड फॉर विंडो यहाँ पे करेंगे, एक्जी फाइल आएगी, डबल क्लिक करके इंस्टॉल सारा प्रोसेस हो जाएगा। ये एक तरह का आपका आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें आप अपना सारा कोड करते हैं। कोड आप नोटपैड पे भी कर सकते हैं, VS कोड में भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। हम इसको देखेंगे। अब हम वापस वहीं से रेज्यूम करते हैं जहाँ से हमने स्टॉप करा था, इंस्टॉलेशन की तरफ गए थे। इंस्टॉलेशन वन टाइम प्रोसेस है, बार बार नहीं करनी होती, तो वो आपने देख लिया सारा प्रोसेस। वापस आते हैं गिटहब पे। अब ये github.com पे अमीन आलम की प्रोफाइल पे न्यूरॉन API डॉपलेट की मैंने ये रेपोजिटरी बनाई है, इसको मैं अपने लोकल सिस्टम में कैसे ला सकता हूँ। तो यहाँ कोड का बटन है, कोड पे मेरे पास तीन तरह के ऑप्शन है, HTTP SSH एंड गिटहब CLI, SSH एंड गिटहब CLI। ये HTTPS मतलब आपका HTTPS का प्रोटोकॉल है, SSH मतलब आपका हैंडशेक होता है, गिटहब CLI एक ऑप्शन आपके पास होता है। इन सब के अलावा आपके पास एक और आसान तरीका है, वो है डाउनलोड जिप का। कोई ऑप्शन नहीं मिलता, जब सारी सारी चीजें आपके लिए मुश्किल हो जाए, तो डाउनलोड जिप करके भी आप अपना प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उससे भी आसान ऑप्शन है आपके पास ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप। ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप जब ही चलेगा जब गिटहब डेस्कटॉप आपके लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल होगा। तो ये मैंने ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप कर लिया, इसने मुझे पॉपअप दिया, मैंने ओपन करा यहाँ से। अब देखें, एक अच्छी बात है, ये खुद से इंटेलिजेंट है, इसको पता है जब मैंने इसको ओपन करा तो इसने खुद ही मेरी रेपो का URL यहाँ पे कॉपी करके यहाँ लाया। इसको मालूम है मेरी ये वाली रेपो। साथ साथ लोकल पाथ भी इसने मेरे सिस्टम का उठा लिया है कि आप सिस्टम में लोकल इस डायरेक्टरी पे कोड रखोगे। मैं इस डायरेक्टरी को चेंज कर सकता हूँ। सपोज करें मुझे चेंज करनी, में चूज में आया, मैंने कहा दिस PC में आता हूँ मैं, दिस PC में D ड्राइव में रखना चाहिए, D ड्राइव के अंदर यहाँ पर अमीन कोड का नाम से मौजूद है, अमीन कोड में मैं रखूंगा, और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मैंने चॉइस इसलिए रखी है ताकि मुझे पता रहे मेरा लोकल पे कहाँ पर जा रहा है ये कोड। ये हो गया, इसे क्लोन
क्लिक करते हैं ताकि क्लोन हो जाए। क्लोन का मतलब होता है कि कोई चीज इंटरनेट पे मौजूद है, उसकी एक कॉपी बना के अपने लोकल सिस्टम पे लेके आ जाओ। तो ये मैंने क्लोन कर लिया, इसकी कॉपी बना लिया। सक्सेसफुली क्लोन हो गया। अब आप देखें ये कितना जबरदस्त काम हुआ है। मुझे तीन ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन दे रहा है ओपन इन वीएस कोड, मतलब यहीं से आप वीएस कोड ओपन कर लें। दूसरा ऑप्शन दे रहा है शो इन एक्सप्लोरर, मतलब आप ये देख लें आपका फोल्डर कहाँ रखा हुआ है। देखेंगे शो इन एक्सप्लोर करा, इसने बता दिया, ये फोल्डर ही डायरेक्ट ओपन कर दिया कि आपका कोड जो है यहाँ रखा हुआ है। कितना जबरदस्त काम हो गया। फिर साथ साथ ये व्यू ऑन गिटहब भी कर रहा है कि आप गिटहब पे अगर ढूंढना चाह रहे हैं कहाँ रखा हो तो देखें व्यू ऑन गिटहब, डायरेक्ट गिटहब ओपन कर दिया। और हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है ओपन इन वीएस कोड है, मेक श्योर वीएस कोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ हो। तो ये मैंने ओपन इन वीएस कोड कर लिया। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ अभी कोई भी यहाँ पर चेंजेस जीरो आ रही हैं, हिस्ट्री में आता हूँ तो हिस्ट्री में कुछ इनिशियल कमिट आ रहा है और यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये और बिल्कुल ब्लैंक है। मैं यहाँ पर कोडिंग में आता हूँ अपना। मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट टाइम ऑथराइज की परमिशन दे देता हूँ, यस कर देता हूँ उसको। और यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे पास रीडमी फाइल आ रही है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं वहाँ पर रेपो क्रिएट करते हुए मैंने बनाई थी। लाइसेंस की फाइल आ रही है, एमआईटी का लाइसेंस आ रहा है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई, बिल्कुल ब्लैंक है। पहली बार में कुछ कोड करते हैं, क्या कोड करें? कोई भी फाइल बनाएं, कुछ भी लिखें जो आपको अच्छा लगता है। सपोज करें मैंने सिंपल रखना है, तो एक HTML की मैंने फाइल बना ली, इंडेक्स डॉट HTML। और यहाँ पर भी मुझे सिंपल रखना है तो मैंने एक H1 लिखा, कॉलन लगाया, H1 दोबारा लिखा। ये HTML का टैग आपके पास हाइपर टेक्स्ट होता है, मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं हम इसको। यहाँ पे मैंने इन माई फर्स्ट गिटहब रेपो, ये मैंने यहाँ लिखा है। कुछ भी लिख सकता था, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बना देता। अभी फिलहाल मैंने कुछ भी लिख सकता, मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने हर बार HTML ही लिखना है। ये मैंने कंट्रोल एस करके सेव करा। यहाँ पे अगर मैं फाइल में जाता हूँ, सेव का बटन यहाँ पर भी था, सेव हो गया सक्सेसफुली। सेव होने के बाद हम वापस गिटहब डेस्कटॉप पे जाते हैं। नोटिस करें गिटहब डेस्कटॉप पे पीछे बिहाइंड द सिनेरियो गिट यूज हो रहा है। गिट क्या करता है? वर्जन कंट्रोलिंग करता है, मतलब मेरा सिस्टम के इस कोड को ट्रैक कर रहा होता है। तो यहाँ पर देखें इसने ट्रैक कर लिया कि आपने एक H1 लिखा और एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल बनाई है। और ये तो प्लस का साइन आ रहा है मतलब कोई चीज़ क्रिएट हुई है, और जब माइनस का साइन आ रहा होता है मतलब कोई चीज़ डिलीट हुई है। तो दोनों जगह प्लस का साइन आ रहा है मतलब कोई चीज़ क्रिएट हुई है, ग्रीन कलर में आता है प्लस वाला, और माइनस वाला जो आता है वो रेड कलर में आता है। अब ये मेरा कोड आ गया है, जो इसके स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक्चुअली हुआ क्या है, ये चीज पॉसिबल कैसे हुई है। ये जो मेरा कोड है, इस कोड के ऊपर गिटहब ने अपनी आप को इनिशियलाइज कर दिया है। गिट ने खुद को इनिशियलाइज कर दिया। अगर मैं यहाँ पर भी आता हूँ और मैं देखता हूँ कि कैसे इनिशियलाइज करा है, गिट को कैसे पता। यहाँ पर व्यू में आए, व्यू में आपके पास शो का ऑप्शन है। शो में आपके पास ये हिडन आइटम्स का ऑप्शन है। अब आप देख लें, आपका अगर विंडो 10 है तो व्यू अलग आ रहा होता है, टॉप पर आ रहा होगा, सबके अलग अलग होते हैं। व्यू का ऑप्शन ढूंढना है, शो में जाना है, हिडन आइटम्स में जाना है। जैसे मैंने हिडन आइटम अलाउ करें, देखें डॉट गेट के नाम से हिडन फोल्डर रखा हुआ है। ये जब भी आता है जब आपके प्रोजेक्ट के साथ गेट इनिशियलाइज हो जाता है। तो उसका मतलब जो भी इसमें ट्रैकिंग हो रही है, मतलब हमने कहा ना हमारे पास ट्रैकर आ गया है, जो हमारी हर एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है, तो वो ये डॉट गेट के अंदर सेव कर रहा है। ये इसकी ट्रैकिंग फाइल है या इसकी कॉन्फ़िग फाइल है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको आप कुछ नहीं करें, इसमें जाके कोई चेंजेस नहीं करना, कोई डिलीट नहीं करना, वरना आपको परेशानी हो जाएगी इसको कैसे करना है। तो इसी इस फाइल को ये हिडन रखते हैं ताकि इसमें डेवलपर को ज़रूरत ही नहीं है जाने की। लेकिन मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया। स्टेप्स क्या होते हैं? गिट ने हमारी चीज़ों को ट्रैक करा है, देखें यहाँ पर ट्रैकिंग आ रही है। ट्रैकिंग के बाद इसको हम बोलते हैं नॉन ट्रैक कोड। मैं यहाँ पर नोटपैड खोल रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइम हमारा कोड होता है, जैसे हमने कोड करा, तो उसको कोड को गिट ने क्या कर लिया, गिट ने ट्रैक कर लिया। गिट इसको क्या बोलता है? गिट ये बोलता है जो मैंने ट्रैक करा है इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, मतलब मैं नहीं जानता ये है क्या, मुझे क्या पता। तो उसको हम बोलते हैं अनट्रैक या नॉन ट्रैक, या जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहला जो काम होता है हमारा, पहला स्टेप होता है वो होता है कोड को आप स्टेज करो। स्टेज मतलब होता है कोई टेम्परेरी जगह वहां पर लेके आ रहे हो। दूसरा स्टेप होता है कोड जो आपने स्टेज करा है उसको आप कमिट करो, कमिट दी स्टेज कोड। और स्टेज जो होता है, स्टेज कौन सा चीज स्टेज होती है? अनट्रैक कोड जो है वो स्टेज स्टेज होता है, और जो स्टेज कोड होता है वो कमिट होता है। सही, ये दो स्टेप होता है। ये दो स्टेप पहला जब आप कमांड लाइन करते थे तो आपने मैनुअल करने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पर हम गिटहब डेस्कटॉप का प्लेटफॉर्म यूज करें तो इसने ऑटोमेटिकली अपने लेवल पे हैंडल कर लिए। इसने कहा है बस आप यहाँ पर आए, और आने के बाद ये जो इनपुट फील्ड यहाँ पर है, यहाँ पर आप कोई इंग्लिश में वर्ड लिखें, और ऐसा वर्ड लिखें जो यूजफुल हो ताकि फ्यूचर में आपको याद रहे, क्योंकि ये लिखा रहेगा।
और उस पर लिखने के बाद इस बटन पे क्लिक कर दें, मतलब इसने हमारी नहीं बहुत आसानी कर दी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे माई फर्स्ट रेपो, मेरा पहली रेपो है ये, या मेरा माई फर्स्ट कमिट, माई फर्स्ट कमिट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। कोशिश करें रेलेवेंट लिखें, प्रोफेशनल हमें रहना है तो हर चीज़ हमें रेलेवेंट यूज़ करनी है। तो ऐसा नहीं लिखें कि एबीसी लिख दिया, कुछ और ही लिख दिया, हमेशा प्रोफेशनल लिखें। ये मैंने लिखा माई फर्स्ट कमिट, उसके बाद कमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ। आप ऊपर देखना गौर से क्या होगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है सारा, इसको देखना है, इसी कमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। कमेंट के बटन पे क्लिक करा, देखो जो आपके चेंजेस थी वो ट्रैकिंग में आ गई हैं, मतलब उसको ट्रैक कर लिया गया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई है। इसका मतलब क्या है, जो आपने कोड करा था उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं थी। अब उस कोड के साथ एक कमिट बाइंड हो गया, पता लग गया ये कोड जो है ये है, इसकी डेफिनेशन आ गई है। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो देखें यहाँ भी आ रहा होगा, देखें ये माई फर्स्ट कमिट, जैसे ही मैं माई फर्स्ट कमिट पे क्लिक करूंगा, इसको पता है इंडेक्स डॉट एच की फाइल क्रिएट हुई थी, इंडेक्स डॉट एच के साथ आपका ये माई फर्स्ट रेप होती है, और ये ग्रीन कलर में इसलिए आ रहा है और प्लस का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एड हुई है। अगर ये ग्लीड हुई होती तो ये माइनस का साइन आता और रेड कलर में आता। तो इसका मतलब मेरी देखें ट्रैकिंग शुरू हो गई, हिस्ट्री आ गई, हिस्ट्री के साथ मेरा नाम भी आ गया है, नाम के साथ इसमें डेट भी आ गई, जस्ट नाउ आ रहा है, देख रहे हैं, सैटरडे September 14, 2024, 4:44 रात के बज रहे हैं, ये देखें सारा आ रहा है। तो इसने ट्रैकिंग कर ली है। अब मैं इसको 10 साल बाद भी आके देखूंगा, ट्रैकिंग होगी, ये जबरदस्त काम हो गया। लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कमिट होता है, गिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब जो होता है कि वो एक जगह पे सेंट्रलाइज नहीं है, बल्कि वो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे लोकल लैपटॉप पे काम हो रहा है, इसका फिलहाल ये जो क्लाउड पे मैंने रेपो बनाई है इससे कोई ताल्लुक नहीं, मतलब जो भी मैं काम कर रहा हूँ इसकी सारी ट्रैकिंग मेरे लोकल पे ही चल रही है। क्लाउड से इसका फिलहाल कोई लिंक नहीं है जब तक मैं खुद से नहीं करता। इसका मतलब जैसे ही मैं आके इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर देखें कोई HTML की फाइल मुझे नजर नहीं आ रही, जबकि मैं बना चुका हूँ, कमिट भी कर चुका हूँ। तो ये फायदा होता है, ये ब्यूटी है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। और ये ब्यूटी क्यों है, अब आप ये देखें, अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं होता तो ये जो प्लेटफॉर्म है तो कनेक्ट ही नहीं होता, तो मैं काम कैसे करता। तो गिट ने आपको डिस्ट्रीब्यूटेड बनाया कि इनकेस आप ऑफलाइन इंटरनेट हो ना हो, गिट चलता रहेगा। तो जब आप आपके पास इंटरनेट आ जाए और या आपको अपना कोड गिटहब पे लेकर आना हो, इस जगह पे लेकर आना, तो आपके पास ये पुश का बटन है, ये आप पुश का बटन दबाते हैं, इससे क्या होता है, आपका जो लोकल कोड है वो रिमोट चले जाता है। तो इसका मतलब अगर आपका पूरा दिन आप काम करें, इंटरनेट नहीं हो तो आप काम करते नहीं, कोई टेंशन नहीं। जैसे ही आपके पास काम कंप्लीट हो जाए आप उसको कमिट कर दें, लेकिन वो आपके लोकल सिस्टम पे ही रहेगा। जैसे ही आपको इंटरनेट मिलता है या जैसे ही आप सोचते हैं कि ये कोड मुझे क्लाउड पे लेके जाना चाहिए, तो ये पुश का बटन आप दबा देते हैं। मैंने ये पुश का बटन दबाया और ये खुद ही शो करता है पुश का बटन, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही ये पुश होगा, देखें खुद ही वो गायब भी हो गया क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं। अब मैं अगर क्लाउड पर आता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें मेरे index.html की फाइल आ गई है। कितना मेरा सक्सेसफुली एक जबरदस्त काम हो गया है। अब आप ये सपोज करें कि ये काम जो मैंने करा, ये कमांड लाइन से हम पहले करते थे, और कमांड लाइन से करने में इसमें अच्छा खासा टाइम हमें बाय होता था, अच्छा खासा टाइम बाय होता था इसमें। मैं चार्जर प्लग कर लेता हूँ। तो ये सारा काम आप लोग ट्राई करें अपने पास। इन केस मेरे पास हिस्ट्री अगर मुझे देखनी हो, यहाँ मैं कमिट में आता हूँ। कमिट में देखें मेरी पूरी हिस्ट्री आ रही होगी, फिलहाल दो ही चीज़ें तो दो ही आ रही हैं, फ्यूचर में ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा आ रही होंगी, देख रहे हैं पूरी हिस्ट्री आ रही है। तो ये गिट का आपके पास बहुत बड़ी ब्यूटी है, बेनिफिट है, आप उसको जो भी चाहें बोल सकते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म को मैं होस्ट कैसे करूँ, आप जाएं सेटिंग में, होस्ट मतलब इंटरनेट को ऊपर ला के दूसरों से शेयर कैसे करूँ। एक तो शेयर करने का तरीका, आप किसी से कोड शेयर कर दें, लेकिन देखने वाला कोड नहीं पड़ेगा। जरूरी थोड़ी ना हर कोई टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल बंदे को क्या शेयर करेंगे। तो आपने कहा मुझे इसको डिप्लॉय करना है वेबसाइट की तरह, जो कोई भी आके देख सके। आप सेटिंग पर आए, सेटिंग पे जब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन है पेजेस का, पेजेस के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है ब्रांच का। थोड़ी देर पहले मैंने ब्रांच की बात करी थी कि आपके पास यहाँ ब्रांच मैकेनिज्म होता है, और बाय डिफॉल्ट आपको मेन ब्रांच है, देखें ये रही। तो ये ब्रांच मैकेनिज्म जो हम इसी से फायदा उठाएंगे। हम यहाँ पर आए, पहले कहाँ है, सेटिंग में आए, सेटिंग में आने के बाद पेजेस में आए, पेजेस में आने के बाद और मैं अपनी रेपो पर हूँ, मतलब नॉन न्यूरॉन API डॉपलियर पर हूँ। इसमें सेटिंग में आया, सेटिंग में पेजेस में आया, पेजेस में आने के बाद यहाँ देखें ब्रांच लिखा हुआ है, यहाँ नन है, नन को हटाकर मैं अपनी मेन ब्रांच सेलेक्ट करूँगा, सेव के बटन पे क्लिक करूँगा। विद इन 50 सेकेंड्स ये मुझे मेरी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देगा। अब 50 सेकंड बाद जब मैं इस पेज को रिलोड करूंगा तो यहाँ पर एक टॉप को लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये डिप्लॉय हो जाएगा।
चलें, जब तक वो लिंक आता है दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। मैं यहाँ पर कोड में आया, सपोज करें मैंने यहाँ पर H1 लिखा है, मैं चाह रहा हूँ और भी चीज़ें लिखूँ, या प्रॉपर HTML का फॉर्मेट में काम करें ना। H1 क्या होता है ये, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन लिखते हैं। एक्सक्लेमेशन का साइन का मतलब एक शॉर्टकट होता है, और बदले में देखें ये इमेज एब्रीवेशन है इसकी, कि यहाँ पर बदले में ये मेरे पास कोड लेके आ जाएगा। मैंने उसको एंटर करा, मैं दोबारा करता हूँ, एंटर करा, देखें पूरा HTML का इसने सेंटेंस लिख दिया, वरना ये हमें टाइप करना पड़ता। और फिर इसके अंदर मैं H1 लिख देता हूँ, H1 माई फर्स्ट गिटहब रेपो। अब इसको मैं सेव नहीं करा, पहले जाके गिटहब पेजेस वाला स्टेटस देखते हैं कि वो आया नहीं आया। पेज को रिलोड करते हैं, देखें ये आ गया लिंक। इस लिंक पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ नए टैब पे ओपन हो गया, देखें माई फर्स्ट रेपो, और ये इंटरनेट पे लाइव है, मैं किसी से भी शेयर कर सकता हूँ उसको, कोई मेरे पास रुकावट नहीं है। साथ साथ ही हम देखते हैं नेटलीफाई या वर्सल। नेटलीफाई एंड वर्सल दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, गिटहब पेजेस भी यूज कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। अभी ये समझें कि हमारे जो ऑफिस के लोग हैं जो इस सारी वीडियो को देखेंगे, रेपो को सारा सिस्टम देखेंगे, आप ये सपोज करें कि आप लोगों ने टीम वर्क कैसे करना है। टीम वर्क आपने ऐसे करना है, आपकी टीम में 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो आप लोग एक, आप में से कोई एक बंदा गिटहब पे रेपो बनाएगा, और रेपो बनाकर बाकी लोगों से शेयर कर देगा। जब आप रेपो बना के शेयर करोगे तो यहाँ पर ऊपर ऑप्शन होता है कोलैबोरेटर का। कोलैबोरेटर का ऑप्शन में क्या होता है कि आप अपने और भी टीम मेंबर्स में ऐड कर सकते हो। फॉर सपोज करें मैं ऐड पीपल कर रहा हूँ, ऐड पीपल करते वक्त आपने यहाँ पे ईमेल या यूजर नेम बताना है। सपोज करें मेरा जो भी टीम मेंबर है, मैं उसका यहाँ पे ईमेल बताऊंगा, यूजर नेम बताऊंगा, और उसको यहाँ से ऐड कर दूंगा, उसके पास ईमेल जाएगी और वो ऐड हो जाएगा। तो एक ही प्रोजेक्ट पे एक से ज्यादा लोग ऑफिस के हमारे काम कर सकते हैं, इस तरीके का यहाँ पर प्रोसेस होगा। वंस आपने बहुत सारे लोगों इसमें ऐड कर दिया तो कोशिश करें हर किसी को एक्सेस नहीं दें, सिर्फ जो टीम के मेन मेन मेंबर्स हैं जो काम करेंगे सिर्फ उन्हीं को एक्सेस दें। उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है ब्रांच मैकेनिज्म का। ब्रांच मैकेनिज्म में क्या होता है कि आप डायरेक्ट कोड कभी भी मेन ब्रांच में नहीं रखते, जब आप टीम में काम कर रहे होते हैं आप हमेशा मल्टीपल ब्रांचेस बनाते हैं, उसकी हायरार्की सेटअप करते हैं। तो ये वाला प्रोसेस हम देखते हैं। सपोज करें मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने H1 पे काम कर लिया, अब मैं H2 ऐड कर रहा हूँ। H2 में मैंने कहा न्यू हेडिंग 2, ये मैंने काम कर लिया। अब इस काम को ट्रैक कैसे करूंगा, मैं गिटहब पे आऊंगा। गिटहब पे आने के बाद यहाँ पर देखें, जबरदस्त चीज देखें, इसको क्या करा है, इंडेक्स डॉट एच में कुछ चेंजेस हैं, देखें डॉट बनाया हुआ है, मॉडिफाइड के ऊपर ऐसा लोगो बना दें। फिर इसने कहा जो HTML का H1 था वो रिमूव हो गया, बदले में नया कोड आया। देखा माइनस वाले कोड को वो रेड दिखा रहा है, प्लस वाले कोड को ग्रीन दिखा रहा है। यहाँ पे मैं देखें कमिट लिखूंगा, एडिट हेडिंग 2, हमेशा यूजफुल कमिट लिखना है, कमिट करना है। सक्सेसफुली कमिट होगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। अब मैं अगर जब तक पुश नहीं करूंगा ये गिटहब पे नहीं जाएगा। तो इन केस अगर मुझे लोकल पे काम करना है तो मैं सारा अपना काम कंप्लीट करने के बाद पुश करूंगा। तो मेरी टीम के जो दूसरे लोग हैं वो भी सेम काम करेंगे, काम कंप्लीट करने के बाद पुश करेंगे। तो एक प्रॉब्लम आती है इन केस, यहाँ से मैंने पुश करा, लेकिन सक्सेसफुली पुश हो गया ये। सेम टाइम पे अगर दूसरा टीम मेंबर मेरा यही प्रोजेक्ट चला रहा होगा, उसने तो पुश नहीं करा ना, मैंने पुश कर दिया, और इत्तेफाक से हो सकता है वो सेम लाइन पे काम कर रहा हो। देखिए यहाँ से मैं रिलोड करता हूँ, रिलोड करने के बाद ये HTML में आ गया, और अगर मैं यहाँ पे इसको भी रिलोड करता हूँ तो इस पे भी थोड़ी देर में ये हेडिंग 2 आ जाएगी। तो अब सपोज करना अगर सेम टाइम पे मेरा दूसरा टीम मेंबर भी काम कर रहा हो तो उसके साथ क्या होगा। जो मेरा दूसरा टीम मेंबर काम कर रहा होगा, अगर वो सेम फाइल में काम कर रहा होगा और पहले मैंने पुश कर दिया उसने देर से पुश करा, तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि मैंने भी लाइन नंबर 3 में कोड लिखा, उसने भी लाइन नंबर 3 में लिखा है, मैंने तो पुश कर दिया गिटहब पे, उसके लोकल लैपटॉप पे रखा हो। अब दोनों में से जिसने पुश कर दिया वो निकल गया, उसको एरर नहीं आया, लेकिन दूसरा बंदा जैसे ही पुश करेगा उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट आएगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है वो कहेगा इस लाइन पे तो पहले से कोड रखा हुआ है। तो फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होता है मैनुअली जाके कि इस लाइन पे रखा हुआ है कोड, तो मेरा कोड रखना है तो नीचे वाली लाइन में रख दो, या तो उसका कोड हटा के मेरा कोड रख दो, या मेरा कोड रहने दो, उसी का कोड रखे रहने दो। ये 3 तरह के डिसीजन होते हैं। पहला डिसीजन क्या होता है कि जो लाइन 4 सपोज करें लाइन नंबर 3 पे पहले से कोड रखा हुआ है, अब मैंने भी उसी लाइन पे कोड ले गया, तो वो कहेगा लाइन नंबर 3 वाला कोड रखा हुआ है, आपका कोड लाइन नंबर 4 पे ले जाता हूँ। एक ये डिसीजन होता है। एक डिसीजन होता है कि लाइन नंबर 4 पे कोड नहीं लेके जाता, बल्कि जो रखा हुआ कोड है उसको डिलीट करके आपका कोड रख देता हूँ। ये दूसरा डिसीजन होता है। तीसरा डिसीजन होता है नहीं, उसका जो कोड है वो रखा रहे और आपका कोड को हटा देते हैं। तो 3 में से कोई एक डिसीजन होता है। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ये होता है ना, आपका और मेरा कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसी भी बात, तो हम ये कहेंगे ना, या तो मैं कहूंगा आपकी बात सही है, या मैं कहूंगा मेरी सही है, या मैं कहूंगा आपकी बात अपनी जगह सही है, मेरी बात दूसरी जगह सही है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन हमेशा होता है, तो एक गिटहब पे भी यही होता है। अब आप करके देखना, 2 मेंबर काम करो, एक गिटहब के ऊपर रेपो बनाओ, सेटिंग में जाओ, कोलेब्रेशन में जाओ। कोलेब्रेशन में जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने
एक प्रोजेक्ट क्लोन करना है, एक डेवलपर 2 ने, डेवलपर ए ने और डेवलपर बी ने, दोनों ने प्रोजेक्ट क्लोन करना है। दोनों ने एक सेम फाइल में काम करना है। फिर दोनों में से कोई एक पहले पुश करेगा, दूसरा वाला बाद में पुश करेगा, देखना आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, उस कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजोल्व करना है। ब्रांच मैकेनिज्म पे बात कर लेते हैं। आप जब भी काम करें कोशिश करें मेन ब्रांच में काम नहीं करें, आप हमेशा एक नई ब्रांच बनाएं और नई ब्रांच बना के उस नई ब्रांच में काम करें। नई ब्रांच बनाना बड़ा जरूरी है, उसके बगैर कहानी खराब हो जाती है। तो आप यहाँ गिटहब पर आए, मेन पर आए, यहाँ पर व्यू ऑल ब्रांच का ऑप्शन है, इस पर आए। और सपोज करें मेरी टीम है, टीम नंबर ए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, या मेरी डेवलपमेंट टीम है, तो मैं यहाँ लिखूंगा न्यू ब्रांच। न्यू ब्रांच में सोर्स हमेशा हमारी कोई ना कोई होती है, तो फिलहाल मेन सोर्स है और मैं यहाँ लिखूंगा डेव ब्रांच। तो जैसे मैंने यहाँ डेव ब्रांच का क्रिएट न्यू ब्रांच पे करा, तो देखें दो ब्रांचेस बन गई, एक मेन थी एक डेव आ गई। अब मैं जो भी काम करूंगा डेव ब्रांच में करूंगा, मेन में नहीं करूंगा। फिर मेरे पास एक मर्जिंग का ऑप्शन होता है ब्रांच का, कि डेव ब्रांच का कोड आखिर में जब हम डेव ब्रांच का सारा कोड मेन पे लेके जाएंगे तो उसका मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद मुझे फेच और ऑर्गेनाइजेशन जरूर करना है। फेच में जैसे ही करूंगा तो देखें मेरे पास एक से ज्यादा ब्रांचेस शो हो जाएंगी। जैसे मैंने फेच करा, जैसे ही मैंने यहाँ फेच करा है, तो यहाँ पे मैं करंट ब्रांच में गया हूँ, देखें डेव भी आ रही है, मेन भी आ रही है, तो यहाँ से मैं स्विच कर सकता हूँ, मेन से डेव में स्विच कर सकता हूँ। देखिए मैंने मेन से डेव में स्विच कर दिया है। इन्होंने कहा है प्रीव्यू पुल रिक्वेस्ट, मैं ये पुल रिक्वेस्ट करता हूँ। पुल रिक्वेस्ट मतलब इन केस वहाँ पर कोई चेंजेस हैं तो वो मेरे पास आ जाएंगे, तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं है तो यहाँ पर खत्म हो गए। अब मैं देखें कोई भी काम करता हूँ, सपोज करें मैंने कोई नया कोड ऐड करा, हेडिंग 3 ऐड करी, H3, हेडिंग 3, तो ये मैंने सेव करा। सेव करने के बाद मैं आया हूँ गिटहब पे, देखें ट्रैकिंग आ रही है, लेकिन ऊपर देखें मेक श्योर डेव ब्रांच सेलेक्ट होगी, मेन सेलेक्ट नहीं होगी। फिर हमारे पास ट्रैकिंग आ गई। ट्रैकिंग आने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा कोई यूजफुल हेडिंग 3 एडिट, कमिट करा, कमिट टू डेव, नीचे नोटिस करें कमिट टू डेव, थोड़ा थोड़ा नोटिस करना, मेन में नहीं करना, डेव में करना है, ताकि बेस्ट प्रैक्टिस करें। उसके बाद यहाँ से हम इसको पुश कर देंगे। अब आप नोटिस करें मैं आपको क्या चीज़ दिखाने वाला हूँ। सक्सेसफुली चले गया ये। यहाँ पर हम न्यूरॉन एपीआई में आते हैं। देखें मेरे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो देखें हेडिंग 3 नजर नहीं आ रही है, नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये मेन ब्रांच है। देख रहे हैं, जैसे ही मैं मेन ब्रांच पर क्लिक करके डेव में जाता हूँ, देखें हेडिंग 3 आ गई, ये आ गया हेडिंग 3। तो देखें ये हमारे पास बहुत जबरदस्त तरीका है ये काम करने का। फिर एक होती है पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट में क्या होता है, आप पुल रिक्वेस्ट पे गए, आपने देखें डेव है डिस्टेंट पुश 1 मिनट अगो, आपने हमेशा न्यू पुल रिक्वेस्ट पे जाना है। न्यू पुल रिक्वेस्ट पे जाने के बाद आपने बताना है क्या आपने करना है पुल, उन्होंने कहा भाई डेव वाला को मेन में मर्ज करना है, ये आपकी पुल रिक्वेस्ट है। तो ये तो आपने ऊपर जाना है। बेस ब्रांच कौन सी है, मेन है। कंपेयर किससे करना है, डेव से करना है। तो आपने डेव से कंपेयर करा, तो उसका मतलब डेव का कोड जो है वो मेन में मर्ज हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर, देखें ये आपके पास कौन सा कोड आ रहा है, लेफ्ट साइड पर मेन का आ रहा है, राइट साइड पर डेव का आ रहा है। इन्होंने बताया एक लाइन का कोड है जो डेव में नहीं है, इसका मतलब ये मर्ज हो। तो आपने यहाँ से क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दी सक्सेसफुली। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करते हुए आपको डिस्क्रिप्शन देनी है तो आप वो दे दें, कोई आपने और डिटेल लगानी है तो वो बता दें, टाइटल लिखना है, सारा जो कर सकते हैं यहाँ पर कर लें, साइन ही लगाना है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर लें। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट इसलिए हम करते हैं ताकि ये डायरेक्ट डेव ब्रांच मेन ब्रांच में मर्ज ना हो, बल्कि हमारे बीच में ऑप्शन आ जाए कि हम इसको रिव्यू कर सकें। हम देखें आप किसी ने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करी, आपका टीम लीड है, टीम लीड आके रिव्यू कर सकता है। टीम लीड आया, उसने देखा भाई किसने क्या कोड करा, उसने देखा भाई किसी का कोड आया हुआ है, ये क्या कोड है, उसने सारा कोड को देखा, रीड करा, कोई रूल लगाना तो रूल लगा लिया। इसको समझने के बाद उसने इसको यहाँ पर मर्ज कर दिया। तो इन केस वो अगर देखना चाह रहा है कि कोड क्या है, तो देखिए यहाँ पर कमिट में आएगा। कमिट में आने के बाद वो ये देखे हेडिंग 3 में है क्या, जैसे इस पर क्लिक करेगा, मैं नए टैब में खोल लेता हूँ, देखें उसके बाद आ जाएगा ये नई चेंजेस है। उसने रिव्यू करा, उसने कहा भाई ओके कोई चीज़ गलत नहीं है, ज़बरदस्त है। और उसने आकर क्या करा, ये ओपन में आ रहा देखें अभी, और उसने आके इसको क्लोज कर दिया। क्लोज कैसे करा, मर्ज को रिक्वेस्ट करा, मर्ज के बाद कंफर्म मर्ज करा, कंफर्म मर्ज जैसे इसने करा, देखें सक्सेसफुली क्लोज हो गया है, मर्ज हो गया है। अब अगर मैं अपने कोड में आता हूँ यहाँ पर और मैं मेन ब्रांच में जाता हूँ, तो देखें इंडेक्स डॉट एच में जाता हूँ, देखें ये मेरा सारा कोड मेन में मौजूद है। तो ये मर्जिंग हमने सीख ली। इन केस हम इसको भी रीलोड कर दें तो उसके बाद हेडिंग 1 और हेडिंग 2, हेडिंग 3 भी थोड़ी देर में आ जाएगी, क्योंकि अभी अभी मर्ज करा है, थोड़ा सा 1 मिनट लगाता है ये आने में। तो मेरा कोड लाइव भी है, चल भी रहा है, ट्रैकिंग में भी है, सारा चीज़ें हैं। कॉन्फ्लिक्ट का असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दे दिया कि आपने कॉन्फ्लिक्ट बनाकर सीखना है, 2 डेवलपर की ज़रूरत है उसके लिए। वो आप देख लें, आप बन जाएं, अलग तरीका देख लें कोई भी, और आप इसको कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।
आप सब लोगों ने एक काम ये करना है, जैसे आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, आप अपनी गिटहब की फर्स्ट रेपो बनाएं। फर्स्ट रेपो बनाने के बाद एक काम करें, आप मुझे भी बताएं कि आपने अपनी कौन सी रेपो बनाई है, ताकि मेरी नॉलेज में भी रहे आपकी वर्किंग। तो जितने भी हमारे कंपनी के टीम मेंबर्स हैं, लोग हैं, और जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हमारे साथ काम कर रहे हैं डब्ल्यू के साथ, वो लोग रेपो बनाएंगे, और रेपो बनाने के बाद इशू पे आएंगे। इशू पे आने के बाद जो भी इन्होंने रेपो बनाई है, इशू क्रिएट, न्यू इशू क्रिएट करेंगे। न्यू इशू क्रिएट करने के बाद यहाँ पर उस रेपो का लिंक पेस्ट करेंगे, सही है, डिस्क्रिप्शन में, और एक टाइटल बताएंगे, और ये भी बताएंगे रेपो बनाते वक्त उन्होंने क्या नया सीखा है इस बार। हमेशा हर बंदे ने नई कोई चीज़ सीखनी है। और ये भी बताएंगे कि आपने किसी दूसरे को क्या सिखाया। और ये थोड़ा सा आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दें, शॉर्ट लिख दें, जरूरी नहीं है। और शॉर्ट लिखने के बाद यहाँ पर आप क्रिएट करें github.com, सपोज करें मैंने कोई नई रेपो बनाई है, स्लेश ABC यूज़र ABC रेपो, और यहाँ पर आके आप नया इशू क्रिएट कर दें। ये नया इशू है, जैसे आप इशू क्रिएट करेंगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और मैं चेक कर लूँगा कि आपने अपनी रेपो बना ली है सक्सेसफुल। इसके अलावा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग मल्टीपल जगहों पे पढ़ रहे हैं, अगर वो इस वीडियो को देखें तो वो भी सेम काम करें, ताकि मैं उनकी भी टेस्टिंग और रिपोर्टिंग चेक कर लूँगा। तो ये काम सबने करना है, मुझे इशू बना के शेयर करना है। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें पूरी दुनिया से, कोई भी, तो वो ये काम जरूर करे, ताकि मेरी ट्रैकिंग में रहे मेरी वीडियो कौन कौन देख रहा है, उसके साथ साथ वर्किंग कर रहा है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।